नमस्कार मित्रों, मैं दीपक द्विवेदी, कौटिल्य एकेडमी जबलपुर ब्रांच। हम आज एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज के समान अध्ययन का हिस्सा है। समान अध्ययन में चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा हो, सामान्यतः ये विषय बड़ा ज्वलंत रहता है और हर बार प्रारंभिक परीक्षा में मुख्य परीक्षा से अगर आप देखें पिछले 5 वर्षों या 10 वर्षों के पेपर में, तो ये प्रश्न आपको सदैव मिलेंगे। तो आज का हमारा विषय है गांधीवाद एवं राष्ट्रीय आंदोलन। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे गांधीवाद अर्थात गांधी जी की विचारधारा, उनकी रणनीति, कार्य पद्धति एवं उनके नेतृत्व में चलाए गए विभिन्न आंदोलन, उन आंदोलनों का रणनीति, उन आंदोलनों की प्रगति एवं उन आंदोलनों पर पड़ने वाले सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव। साथ ही साथ गांधीवाद में हम भी पढ़ेंगे कि गांधीवाद ही क्यों भारत में सफल हुआ, इसके प्रमुख कारण क्या है, कौन से तत्व है जिसके कारण गांधी जी ही अन्य लोगों से ज़्यादा मुखर और कांग्रेस के आंदोलन को एक ऐसा आंदोलन बना सके जो जन आंदोलन का रूप प्राप्त कर पाया। तो इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि गांधीवाद की प्रासंगिकता क्या है, क्या आज के युग में, आज के संदर्भ में गांधीवाद या गांधी की विचारधारा कोई मायने रखती है, क्या गांधीवाद पर्यावरण संकट, आतंकवाद का हल प्रस्तुत कर सकता है। तो ये सारे विषयों पर हम चर्चा करेंगे, पर उन विषयों पर चर्चा करने के पहले हमें चर्चा करना होगा गांधीवाद के पहले चलने वाले राष्ट्रीय आंदोलन, जैसे उदारवाद, उग्रवाद एवं क्रांतिवाद, जिनको आप क्रांतिकारी गतिविधियां भी कहते हैं। इनको समझने के बाद ही हम गांधीवाद को बेहतर तरीके समझ पाएंगे। तो मैं अपना पूरा एक सिलेबस बताता हूं कि हम आज क्या कवर करने वाले हैं। तो हम उदारवाद, उग्रवाद को भी समग्रता से समझेंगे कि इनकी विचारधारा क्या है, इनकी कार्य पद्धति क्या है, इनकी सीमाएं क्या हैं, या इसको हम कह सकते हैं कि क्या कमियां रही हैं इनकी, और इनकी उपलब्धियां, या हम दूसरे संदर्भ में कहें कि इनका योगदान क्या रहा है। क्योंकि आजादी के समग्र आंदोलन में हर विचारधारा ने अपना योगदान दिया है, चाहे वो गांधीवाद हो, चाहे वो उदारवाद हो, चाहे उग्रवाद हो, चाहे वो क्रांतिकारी गतिविधियां हो। तो विचारधारा और कार्य पद्धति के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि इन तीनों में मुख्य अंतर क्या है, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि गांधीवाद ने किस तरह इन तीनों प्रकार की विचारधाराओं में समन्वय स्थापित करने का काम किया, जिसके कारण उदारवाद, उग्रवाद और क्रांतिकारी भी गांधी जी के नेतृत्व को स्वीकार करने लगे और गांधी आंदोलनों में बड़ी सक्रिय भूमिका निभाने लगे। उसके समझने के लिए हमें उदारवाद, उग्रवाद और क्रांतिकारी गतिविधियों को समझना जरूरी है। फिर हमारे उसके बाद पढ़ेंगे हम गांधीवाद। गांधीवाद में कौन कौन से आंदोलन चले हैं, क्या क्या भूमिका रही है गांधी जी की, वो सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। गांधीवाद के प्रारंभ में हम पढ़ेंगे दक्षिण अफ्रीका में गांधीवाद के द्वारा चलाए गए आंदोलन, या हम कह सकते हैं दक्षिण अफ्रीका वास्तव में गांधी की विचारधारा, गांधी की कार्य पद्धति की एक प्रयोगशाला साबित हुई। प्रयोगशाला का तात्पर्य है कि गांधी जी ने अपने सिद्धांतों का प्रयोग जो है वो दक्षिण अफ्रीका में किया और उन प्रयोगों के माध्यम से उन्होंने जाना कि कौन सा प्रयोग बेहतर है, कौन सी कार्य पद्धति बेहतर है और कैसे इस सशक्त ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध बेहतर तरीके से लड़कर आज़ादी प्राप्त की जा सकती है। भारत आकर उन्होंने प्रारंभिक रूप से क्षेत्रीय आंदोलनों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई, जैसे कि हम बात करते हैं चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद मिल आंदोलन। उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर उनके आंदोलन है रोलेट सत्याग्रह,
खिलाफत, असहयोग, सविनय अवज्ञा। असहयोग और सविनय अवज्ञा के बीच क्या किया गांधी जी ने? जहां हम खिलाफत और असहयोग में यह पाते हैं कि गांधी जी ने खिलाफत एक आंदोलन ऐसा था जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर प्रारंभ हुआ था, वहीं असहयोग राष्ट्रीय मुद्दों पर प्रारंभ हुआ था। तो गांधी जी ने वास्तव में इन आंदोलनों को एक साथ प्रारंभ कर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का समन्वय स्थापित करने का काम किया, लोगों को अंतर्राष्ट्रीय जगत से भी जोड़ा। और साथ ही साथ इस असहयोग आंदोलन में हमें गांधी जी की एक रणनीति और दिखाई देती, संघर्ष विराम संघर्ष। संघर्ष विराम संघर्ष का तात्पर्य यह है कि हम अंग्रेजों से संघर्ष करेंगे और कुछ समय के लिए अपने आंदोलन को विराम देंगे और पुनः संघर्ष करेंगे। जब हम गांधीवाद पढ़ेंगे इसको पूरा डिटेल में देखेंगे कि संघर्ष विराम संघर्ष है क्या। इसको आप अन्ना हजारे के आंदोलन से इसकी आप तुलना कर सकते हैं, किस तरह संघर्ष विराम संघर्ष का उदाहरण आपको मिलता है। इनके माध्यम से क्या हुआ, इन आंदोलन के माध्यम से गांधी जी ने कांग्रेस को आम आदमी का संगठन बना दिया, आम आदमी का संगठन बना दिया कांग्रेस को। अभी तक कांग्रेस पर कुछ प्रबुद्ध वर्ग का, अभिजात वर्ग का, वकील, पत्रकार, पूंजीपतियों का अधिकार था, लेकिन गांधी जी के आंदोलन और गांधी जी के विषयों के माध्यम से इसमें पहली बार महिलाओं की, पुरुषों की, किसान की, मजदूर की, पत्रकारों की, सबकी प्रमुख और सक्रिय भूमिका रही है, जिसके कारण इसे हम एक जन आंदोलन कहते हैं। इसके बाद हम देखें गांधी जी स्वराज दल के मुद्दे पर गांधी जी का क्या रुख रहा है और किस तरह से गांधी जी ने कांग्रेस को टूटने से बचाया हुआ है। अभी स्वराज्य पार्टी की अगर हम बात करें तो गांधी जी के असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप एक वर्ग ऐसा था जो गांधीवादी सिद्धांतों पर विश्वास नहीं कर रहा था। उसका मानना था कि गांधी जी ने आंदोलन वापस क्यों लिया और सड़क पर विरोध करने से बेहतर है कि विधानसभाओं में जाकर अंग्रेजी नियम, कानून, बजट का विरोध करना। सड़क पर आंदोलन सफल नहीं हो सकता जब तक कि हम विधानसभा में जाकर इस बात को ना करें। इसलिए स्वराज दल एक ऐसा दल था जिसको हम परिवर्तनवादी भी कहते हैं, जिसका मानना था कि हम विधानसभाओं में जाकर अंग्रेजों का बहिष्कार करेंगे, लेकिन इस विधानसभा में जाने के पहले चुनाव प्रक्रिया में भाग लेना जरूरी है। और गांधी जी अंग्रेजों की किसी प्रकार की नीति में विश्वास नहीं करते थे, वो नीति का विरोध करते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि स्वराज दल ठीक नहीं कर रहा, क्योंकि उनकी चुनाव पद्धति को स्वीकार करने का मतलब है कि हम अंग्रेजों के प्रशासन को, अंग्रेजों की राजनीति को स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन सीआर दास के नेतृत्व, मोतीलाल नेहरू के सहयोग के कारण स्वराज दल की शक्ति बढ़ गई और गांधी जी की लोकप्रियता में थोड़ी सी कमी आई, जिसका लाभ स्वराज दल को मिला। उस समय गांधी जी यरवदा जेल में थे, तो गांधी जी ने एक मध्यम मार्ग निकाला कि ठीक है, स्वराज दल अगर चुनाव लड़ना चाहता है तो हम उसके साथ हैं, परंतु कांग्रेस उनके साथ नहीं है। उनको अपना एक अलग दल बनाना होगा जिसे हम स्वराज्य पार्टी कहेंगे, जिसमें सहयोग कांग्रेस करेगी, पर कांग्रेस प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं लड़ेगी। और स्वराज दल के जो सदस्य होंगे वो कांग्रेस के सदस्य भी माने जाएंगे। इस तरह गांधी जी ने स्वराज दल को एक मान्यता प्रदान की, परंतु स्वयं कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। तो अपने सिद्धांतों को भी गांधी जी ने बचाए रखा, साथ ही साथ कांग्रेस में फूट भी नहीं पड़ने दी और एक बार सूरत फूट को जो दोबारा पुनरावृत्ति हो सकती थी उसे बचाने का काम किया। इस स्वराज दल के बाद महत्वपूर्ण भूमिका थी गांधी जी की लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन में 1929 में जहां नेहरू जी का व्यक्तित्व को बढ़ावा मिला और साथ ही साथ यहीं पर पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया कि अब पूर्ण स्वराज्य से कम कुछ भी स्वीकार नहीं है। और इसी लाहौर अधिवेशन में गांधी जी को आंदोलन चलाने की अनुमति दी गई, जिसके तहत उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया। तो हम पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा क्या है, क्या नहीं है, उसकी कार्य पद्धति, विचारधारा, जिसमें आपको मेंस में और प्री में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना बने। सारी चीजों को हम यहां पर कवर करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, नमक बनाया। उन्होंने बहुत ही छोटी सी वस्तु है नमक,
पर इस नमक के माध्यम से क्या किया उन्होंने? आम जन को जोड़ा। दूसरी चीज, नमक को जब बनाया तो ब्रिटिश कानून उल्लंघन हुआ, गांधी जी को गिरफ्तार करने की बात आई, तो कहीं ना कहीं उन्होंने ब्रिटिश सत्ता के चरित्र को उजागर कर दिया कि अब अंग्रेज आपके समर्थक नहीं है। इसी बीच रैमजे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की, जिसका गांधी जी ने विरोध किया। विरोध का कारण यह नहीं कि उनका उद्देश्य दलित विरोध था। गांधी जी का कहना था कि अंग्रेज समाज को बांटना चाहते हैं। 1909 के अधिनियम से हिंदू और मुस्लिम में बंटवारा कर दिया और 1932 के इस रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के माध्यम से वो हिंदू समाज को भी तोड़ना चाहते हैं। तब गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया और अंबेडकर के साथ बाद में पूना पैक्ट हुआ या पूना समझौता हुआ। इसके पश्चात गांधी जी ने अपना पूरा ध्यान हरिजन उद्धार पर, हरिजन कार्यक्रम में लगा दिया। अगले चरण में हम पढ़ेंगे द्वितीय विश्व युद्ध, और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी की सक्रियता और भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात पढ़ेंगे हम विभाजन और आजादी। तो इसमें हम देखेंगे क्या उत्तरदायी कारक रहे हैं विभाजन के या आजादी के। क्यों हुआ देश का विभाजन? क्या वाकई मजबूरी थी या कोई विकल्प मौजूद था? क्या विभाजन को टाला जा सकता था? क्या वाकई गांधी जी ने विभाजन को स्वीकार किया था? या दूसरे संदर्भों में जो आजादी है वो हमें राजनीतिक रूप से मिली, क्या वाकई नैतिक रूप से आजादी मिली? गांधी जी की आजादी थी क्या? क्योंकि गांधी जी का मानना था आजादी का मतलब है हर आंख से आंसू पोंछना। पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक जब तक न्याय नहीं पहुंचेगा तब तक उसे हम आजादी नहीं मानेंगे। और आज यही हमारे कल्याणकारी कार्यक्रमों, समावेशी विकास का मुख्य लक्ष्य भी है। तो कहीं ना कहीं गांधी जीवित है, उनकी विचारधारा जीवित है। यही कारण है कि 1931 के कराची अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि आप गांधी को मार सकते हैं परंतु गांधीवाद को नहीं मार सकते, मेरी विचारधारा को नहीं मार सकते। और आज हम देखें उनकी विचारधारा आज भी हमारे बीच में मौजूद है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, विभाजन और आजादी, इसके उत्तरदायी कारक क्या हैं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक रहेगा गांधी जी क्यों सफल हुए। क्यों सफल? ऐसा क्या था उनके व्यक्तित्व में, उनकी विचारधारा में, उनकी कार्य पद्धति में, उनकी रणनीति में ऐसा क्या था कि सिर्फ गांधी जी ही बेहतर तरीके से सफल हुए? उन्हें जनता का डॉक्टर कहा गया, जनता की नब्ज पहचानने वाला कहा गया, ब्रिटिश चरित्र को उजागर करने वाला कहा गया, उनको तानाशाह कहा गया। तो क्या उनके व्यक्तित्व में है कि वही व्यक्ति सफल हो रहा है? उनकी कार्य पद्धति में क्या है? उनकी विचारधारा में क्या है? उसके बाद हम करेंगे गांधी जी के विचारों की आलोचना। अब देखिए, एक तरफ हम बात करेंगे गांधी सफल क्यों हुए, एक तरफ हम बात करेंगे उनकी आलोचना, और साथ में बात करेंगे उनकी रेलेवेंस, उनकी प्रासंगिकता। तो आप लगेगा कि एक तरफ मैं आपको बता रहा हूं कि गांधी जी क्यों अच्छे हैं और एक तरफ बुराई भी कर रहा हूं। एक्चुअली हम परीक्षा उन्मुखी, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच की बात कर रहे हैं। जब आलोचना आएगी तो हम बेहतर तरीके से आलोचना करेंगे, संतुलित आलोचना होगी। और जब हम सफलता है उनकी प्रासंगिकता लिखेंगे तब भी हम एक संतुलित प्रासंगिकता पर चर्चा करेंगे। इसके बाद हमारा एक टॉपिक होगा आगे, गांधी बनाम सुभाष। गांधी बनाम मतलब विरुद्ध भी कह सकते हैं आप, अंबेडकर। इनकी विचारधारा में क्या अंतर था? वैसे दोनों के उद्देश्य थे सामाजिक कल्याण, देश की आज़ादी, देश का विकास, सामाजिक उत्थान, चाहे वो गांधी हो, अंबेडकर जी हो, सुभाष चंद्र बोस हो। पर इनकी विचारधारा मुख्य अंतर क्या है? तो ये हमारा एक मूल टॉपिक है। इन विषयों को हम कंप्लीट करेंगे अपना।
हम सबसे पहले प्रारंभ करते हैं उदारवाद को, कि उदारवाद क्या है, उदारवाद की विचारधारा क्या है। उदारवाद, हम बात देखते हैं कि 1857 का आंदोलन हुआ। कुछ लोग कहते हैं नेतृत्वहीन था, अलग अलग समय शुरू हुआ, योजनाबद्ध नहीं था, सैनिकों में एकता अनुशासन की कमी थी। कुछ पक्ष कहते हैं जितने लोग 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रहे थे, उतने लोग अंग्रेजों के साथ भी लड़ रहे थे। सारी जनता शामिल नहीं थी, सारा देश शामिल नहीं था, केवल उत्तर भारत का विद्रोह था ये। खैर जो भी हो, पर इसके हमने परिणाम से काफी कुछ सीखा। क्या सीखा? कि संगठन नहीं है हमारे पास, हमारे पास कोई विचारधारा नहीं है, हमारे पास कोई योजना नहीं है, हमारे पास कोई केंद्रीय नेतृत्व नहीं है। अगर हमारे पास एक संगठन हो, एक नेतृत्व हो, एक विचारधारा हो, तो शायद हम बेहतर तरीके से अंग्रेजों का विरोध कर सकते हैं। और दूसरा, हमने भी समझ लिया कि अंग्रेजी शक्ति काफ़ी ताकतवर है, उससे प्रत्यक्ष रूप से संघर्ष करना हमारे लिए संभव नहीं है। इसलिए कांग्रेस की स्थापना के साथ ही जो पहली विचारधारा आई, परिस्थिति जन्य वह उदारवादी विचारधारा थी, जो 1885 से 1905 तक चलती रही। अब उदारवाद का मतलब क्या होता है? उदारवाद जो विश्वास करता है, उसकी विचारधारा है रक्तहीन संघर्ष। रक्तहीन संघर्ष का तात्पर्य है कि हिंसा का प्रयोग ना करना। मतलब वो किसी भी प्रकार की हिंसा में विश्वास नहीं करते हैं, वो शांतिपूर्ण संघर्ष की बात करते हैं। अब शांतिपूर्ण संघर्ष क्या होता है? अब आप इसके कार्यक्रम को समझ जाएंगे। शांतिपूर्ण संघर्ष से ज्ञापन देना है आपको, सम्मेलन बुलाना है आपको, भाषण देना है, इनके माध्यम से अपनी मांगों को अंग्रेजों के सामने रखना। दूसरा, इनका मानना था कि ब्रिटिश शासन भारतीयों के लिए वरदान है, अंग्रेज ही हमारी समस्याओं का हल कर सकते हैं। इसलिए अंग्रेजी शासन वास्तव में भारत के आधुनिकीकरण का कार्य कर सकता है। इसलिए इन्होंने जो बात की, उन्होंने केवल अंग्रेजी शासन का विरोध किस मुद्दे पर किया? कि अंग्रेजों का शासन तो है, हम उस शासन के विरुद्ध नहीं हैं, पर जिस तरह अंग्रेजों शासन इंग्लैंड में है, इंग्लैंड में क्या है? विधि का शासन है। विधि का शासन मतलब कानून के समक्ष सब एक बराबर है, जिसे हम रूल ऑफ लॉ कहते हैं। कोई भेदभाव नहीं, न धर्म, न जाति, न लिंग, भाषा के आधार पर। तो उसे यहां पर क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? जब इंग्लैंड में अंग्रेजी शासन, वहां विधि का शासन है, वहां समानता है, वहां स्वतंत्रता है कि वो प्रेस में भी कुछ निकाल सकते हैं, छाप सकते हैं। वो ब्रिटिश चरित्र भारत में क्यों नहीं है? वो ब्रिटिश व्यवस्था भारत में क्यों नहीं, जबकि शासन किसका है? अंग्रेजों का ही है। जो पद्धति इंग्लैंड में है वो भारत में क्यों नहीं? इसका मतलब भारत में ब्रिटिश रहकर भी ब्रिटिश नहीं है। इसलिए उन्होंने अंग्रेजों के उन चरित्रों को उजागर किया जो अन ब्रिटिश था। अन ब्रिटिश मतलब ब्रिटिश का शासन होते हुए भी चरित्र ब्रिटिश जैसा नहीं है। यही कारण है कि अब दादा भाई की पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अन ब्रिटिश का तो ये नहीं कि अंग्रेजों का शासन नहीं है, उनका तात्पर्य यह है कि शासन जरूर अंग्रेजों का है, पर अंग्रेजी चरित्र नहीं है, विधि का शासन नहीं है, समानता नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है जो इंग्लैंड में है। तो कैसा अंग्रेजी शासन है? तो वास्तव में इन्होंने क्या किया? उदारवादियों ने अंग्रेजों के अन ब्रिटिश चरित्र को उजागर किया और देश में विधि का शासन, समानता, स्वतंत्रता स्थापित करने की बात की। अर्थात इन्होंने क्या किया कि पाश्चात्य विचारों से ही अंग्रेजों को चुनौती देने का काम किया। पाश्चात्य विचार क्या है? विधि का शासन, समानता, स्वतंत्रता। इन्हीं के माध्यम से अंग्रेजों को चुनौती दी। दूसरा क्या है इनका? अगर आपने नोट कर लिया तो मैं आगे लिखता हूं फिर इसमें। चलिए तो आगे बात करते हैं, इनका विश्वास क्या है।
अंग्रेजी न्याय प्रीता में विश्वास, कि अंग्रेज बड़े न्याय प्रिय हैं और उनकी श्रेष्ठता में विश्वास किया कि अंग्रेज ही श्रेष्ठ लोग हैं। श्रेष्ठता में विश्वास मतलब व्हाइट मैन वर्डन थ्योरी को मानना। अब व्हाइट मैन वर्डन थ्योरी क्या है? हिंदी में बोलेंगे श्वेत व्यक्ति का भार। अंग्रेजों का मानना यह है कि ईश्वर ने उन्हें इंग्लैंड से भारत इसलिए भेजा है जिससे वो भारत को सभ्य बना सके। ईश्वर ने उनके ऊपर बोझ डाला है कि जाओ पूरी दुनिया के इस तरह के जो गोरे लोग नहीं हैं, सांवले हैं, काले, उनको जाकर सभ्य बनाने का कार्य करो, जिसको हम कहते हैं व्हाइट मैन वर्डन थ्योरी, कि सफ़ेद व्यक्ति पर ये बोझ डाल दिया है। ये बात को उदारवादी भी स्वीकार करते थे कि वास्तव में ये हमें सभ्य बनाने, इसलिए इन्होंने क्या किया, जब अंग्रेजी न्याय प्रीता श्रेष्ठता विश्वास करेंगे तो अंग्रेजी भाषा को भी मानेंगे, ये अंग्रेजी भाषा को भी बढ़ावा देने का काम करेंगे। इसलिए जब अंग्रेजी भाषा का चलन होगा तो आप देखेंगे सम्मेलन में मुख्यतः उदारवादियों के शिक्षित वर्ग के लोग, पत्रकार वर्ग के लोग, वकील, पूंजीपति, उद्योगपति थे जो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते थे। जब आपकी भाषा अंग्रेजी होगी तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि उदारवाद की कमियां क्या हैं। क्या आम आदमी से जुड़ पाएगा उदारवाद? अंग्रेजी भाषा, जहां भारत का 90% 95% लोग हिंदी भाषी हैं या क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग करते हैं, वो क्या अंग्रेजी भाषा के माध्यम से कांग्रेस से जुड़ पाएंगे? क्या जो लोग अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास करते हैं, श्रेष्ठता में विश्वास करते हैं, वो जुड़ पाएंगे? क्या ये पूंजीपति, उद्योगपति आम जन से जुड़ पाएंगे? इसलिए ये आंदोलन की कमी है, इसलिए आंदोलन की चुनौती है, इसलिए इस आंदोलन की सीमाएं कि ये लोग जो है आम जन से नहीं जुड़ पाए, आम जन से दूरी रही। इसलिए प्रारंभिक दौर में कांग्रेस के जितने भी आंदोलन थे वो जन आंदोलन नहीं कहे गए। क्लियर है आपको? उदारवाद समझ में आ रहा है आपको? उदारवाद मतलब अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास, अंग्रेजों की श्रेष्ठता में विश्वास, अंग्रेजी भाषा में विश्वास और अंग्रेजों के समक्ष विरोध करना है, पर उन्हीं तरीकों से जो पाश्चात्य मूल्यों पर आधारित है। विधि का शासन, स्वतंत्रता, समानता, राजनीतिक मांगे करना, प्रार्थना पत्र लिखना, सम्मेलन बुलाना, ज्ञापन देना, उनके साथ बैठकों को आयोजन करना और अपनी मांगों को प्रस्तुत करना शांतिपूर्ण तरीके से, बिना किसी हिंसा से, बिना किसी हड़ताल से, बिना किसी धरना दिए। क्लियर है? चलिए, तब इनकी मांगे क्या है मुख्यतः, उस पर विचार करते हैं। ये आपने नोट कर लिया होगा। इन्होंने किस प्रकार की मांगे की, अंग्रेजों से क्या चाहा इन्होंने? तो पहले इन्होंने मांग की कि प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाई जाए। भागीदारी बढ़ाई जाए, अधिक से अधिक भारतीयों को इसमें शामिल करना चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा कि उदारवादियों ने उन आंदोलनों को समर्थन किया जिसमें ICAS की एज कम की गई थी। जहां पर सिविल सर्विसेज की परीक्षा में जब आयु कम की गई तो उदारवादियों ने उसका प्रबल विरोध किया, जिसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस प्रमुखता से थे, क्योंकि प्रशासन में क्या करते चाहते थे? भारतीयों की भागीदारी। दूसरी इनकी मांग थी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण हो। दोनों अलग अलग होना चाहिए। कहीं ना कहीं विधि का पृथक्करण की बात कर रहे हैं, जो आज हमारे नीति तत्वों का भाग है। आर्टिकल 50 आप पढ़ेंगे, कार्यपालिका न्यायपालिका पृथक्करण। अगली इनकी मांग थी कि सैन्य व्यय कम हो। तो सैन्य व्यय कम होगा तो करों का बोझ भी भारतीयों पर कम होगा, क्योंकि मुख्यतः सुरक्षा किसकी हो रही है? भारतीयों की नहीं, अंग्रेजों की हो रही है। इन्होंने मांग की कि हमें भी नागरिक अधिकार मिले, सिविल राइट्स। और सिविल राइट्स क्या होते हैं? समानता, स्वतंत्रता, नागरिक अधिकारों की मांग। प्रेस की आजादी की मांग,
शस्त्र अधिनियम रद्द करने की मांग। शस्त्र अधिनियम क्या है? शस्त्र अधिनियम बनाया गया था जिसके तहत भारतीयों को लाइसेंस लेना पड़ेगा अगर वो अपनी आर्म्स बंदूक वगैरह रखते हैं, जबकि यूरोपियन को और एंग्लो इंडियन को ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो उनका भी कहना था हमें भी सुरक्षा के लिए शस्त्र रखने का अधिकार हो, इसलिए शस्त्र अधिनियम रद्द किया जाए। तो ये इनकी मांगे हैं उदारवाद की। तो अभी हम इसके पहले पढ़ा उदारवाद की कार्य पद्धति, उदारवाद की मांगे। हमारा अगला मुद्दा है कि उदारवाद की उपलब्धियां क्या है, क्या क्या प्राप्ति की उदारवाद ने, उसे जो जो मांगे मानी उसमें क्या हुआ। सबसे बड़ी उपलब्धि है जो राष्ट्रीय आंदोलन का एक बड़ा आधार बनी, वो है अंग्रेजों के शोषणवादी चरित्र को उजागर करना। विशेषकर कौन सा चरित्र? आर्थिक शोषण। इसको उजागर करने का काम उदारवादियों ने किया, जिसमें प्रमुख भूमिका दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, आरसी दत्त की थी। इन्होंने बताया कि किस तरह भारत से धन का निष्कासन हो रहा है, किस तरह हमारा धन भारत से बाहर जा रहा है। इसके लिए हमें एक अलग चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, ब्रिटिश आर्थिक प्रभाव, जो आपके सिलेबस का हिस्सा है। जब हम अगली सीरीज में वो देखेंगे तो इसमें हम पढ़ेंगे कि वाकई धन का निष्कासन हो रहा था कि नहीं हो रहा था। क्योंकि कुछ अंग्रेजी इतिहासकार इन सिद्धांतों को चुनौती देते हैं कि वास्तव में धन का निष्कासन कैसे है। अगर हमने आपके यहाँ रेलवे लगाई और रेलवे के लिए आपने अगर कोई पैसा हमको चुकाया, अगर हमने आपकी रक्षा की, उस सेना के लिए अगर आपने हमें कोई पैसा चुकाया, तो उसे धन का निष्कासन क्यों माना जाए। तो इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो मुख्यतः आर्थिक शोषण को, आर्थिक शोषण का तात्पर्य मैं शॉर्ट में बता देता हूं आपको कि भारत में भू राजस्व पद्धतियां लागू की इन्होंने, रैयतवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी। पहले अंग्रेज भारत आए एक व्यापारी के रूप में और भारत में उन्होंने अपनी वस्तुओं को बेचा, वहां से सोना चांदी लेकर आते थे, यहां से वस्तुएं लेकर जाते थे। लेकिन जैसे ही प्लासी और बक्सर हुआ, यहां से उनको धन प्राप्त हुआ, अब उन्हें इंग्लैंड से धन लाने की आवश्यकता नहीं है। जो सोना चांदी इंग्लैंड से लेकर आते थे भारत की वस्तुएं खरीदने के लिए, जब उनको प्लासी बक्सर के बाद भारत पर अधिकार हुआ, उन्हें धन यहीं से मिलने लगा। बंगाल में द्वैत शासन लागू हो गया, उन्हें जो धन की प्राप्ति, तो भारतीय वस्तुओं को खरीदने के लिए भारत के धन का प्रयोग किया उन्होंने। हमारे ही कर से हमारी ही वस्तुएं खरीदी और वो इंग्लैंड गई, तो बदले में हमें क्या मिला? शून्य। तीसरा चरण में क्या हो रहा है? ये अब उन्हें भारतीय वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो पूंजी इकट्ठी की थी और जो इंग्लैंड में आविष्कार हो रहे थे, तो पूंजी और आविष्कारों के मिलन से औद्योगिक क्रांति हो गई। जब पूंजी और आविष्कारों का समन्वय हुआ, आविष्कार मतलब आपने आविष्कार किया स्टीम इंजन का, पावर लूम का, और जब उसके साथ धन आया तो वो औद्योगिक क्रांति में बदल गया। तो अब अंग्रेजों को भारत की चीजें नहीं चाहिए, भारत का कपड़ा नहीं चाहिए, अब भारत से कच्चा माल चाहिए। अब वो कच्चा माल यहां से लेंगे, इंग्लैंड में वो, उदाहरण देता हूं, कपास इंग्लैंड जाएगा, उस कपास से इंग्लैंड में कपड़े बनेंगे, वो कपड़े भारत में बेचे जाएंगे। लेकिन ऐसा करने के पहले भारत के कपड़ा उद्योग को तबाह तो करना पड़ेगा, तब तो हम कपड़े इंग्लैंड के लेंगे। तो उन्होंने एक प्रक्रिया अपनाई जिसे हम कहते हैं अनौद्योगिकरण। एक बड़ा चैप्टर है जिसको हम अलग से देखेंगे। उसके माध्यम से भारत के उद्योग धंधों को तबाह किया और लोगों को कपास उगाने को प्रोत्साहित किया, और उसे क्या नाम दिया? कृषि का व्यवसायीकरण। यह भारत की तरक्की के लिए आए हैं। अब भारत में गेहूं चावल की जगह कपास उगाइए, जूट उगाइए, नील उगाइए, अफीम उगाइए, जिससे आपकी आय बढ़े। और किसान भी मजबूर थे उस की खेती करने के लिए। क्यों मजबूर थे? जब आपकी लगान की दर ज़्यादा होगी
जिस खेत पर आप 100 रुपए का सामान उगा रहे हैं और 60 रुपए टैक्स में चला जाए तो 40 में कैसे जीवन यापन करोगे? तो आप चाहोगे कपास लगा लें, अफीम लगा लें, तो ज़्यादा महंगी बिकेगी तो पैसा बच जाएगा। तो आपकी मजबूरी है कृषि का व्यवसायीकरण, आपको भी उसे उगाना पड़ेगा। लेकिन होता क्या है, कृषि के व्यवसायीकरण के लिए बीज कहाँ से शुरू करें? किसानों को भी कृषि के व्यवसायीकरण के लिए निवेश करना होगा। क्या करना होगा? निवेश अर्थात बीज, खाद, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना पड़ेगा। इन सब के लिए आवश्यकता होगी पूंजी की। जब किसान की हालत पहले से खराब है तो उसका पूंजी आएगी कहां से? तो किसान कहीं ना कहीं इस पूंजी के लिए साहूकार और महाजन पर निर्भर हो जाएगा। तो किसान अपने खेत में अफीम लगाएगा, उदाहरण के लिए बाजार में बेचने जाएगा, उसे अच्छी राशि प्राप्त होगी, बड़ा प्रसन्न होगा कि पहले की तुलना में, गेहूं चावल की तुलना में अफीम ने उसको ज़्यादा आय प्रदान की। परंतु वो भूल गया कि जो उसे अतिरिक्त आय मिल रही है, जिसे वो अपनी अतिरिक्त आय समझ रहा है, उस पर उस महाजन का भी हिस्सा है, जो उसे कहीं ना कहीं ब्याज के रूप में चुकाना है। जो उसने मेहनत की, उसकी अतिरिक्त आय कौन ले गया? महाजन। किस रूप में ले गया? ब्याज के रूप में। अंग्रेज किस रूप में ले गए? कर के रूप में। साथ ही साथ उस अफीम को किसने खरीदा? अंग्रेजों ने खरीदा। तो जब भी देश में आप देखेंगे, अंग्रेजी काल हो या वर्तमान काल हो, कृषि उत्पाद का अधिकतम लाभ मिडिल मैन यानी मध्यस्थों ने उठाया है। चलिए, इसके बाद भी किसान सोचेगा चलिए बढ़िया अफीम बिक गई, कुछ पैसा जेब में आ गया। लेकिन क्या वो अफीम बेचकर या अफीम खाकर अपना पेट पाल सकता है? उसे अपना जीवन यापन करने के लिए क्या चाहिए? खाद्यान्न की आवश्यकता है, गेहूं चावल दाल की आवश्यकता है। जब वो बाजार गया तो पता पड़ा कि सारे किसानों ने अफीम उगाई है, बाजार में खाद्यान्न का संकट पैदा हो गया है। सब अफीम उगाकर अपनी पैसे लेकर बाजार पहुंच गए गेहूं चावल दाल को खरीदने के लिए, पर गेहूं चावल दाल का उत्पादन कम हुआ, जिसके कारण उसके मूल्य बढ़ गए और इस बढ़े हुए मूल्य के समक्ष छोटे किसान इस खरीदने में असमर्थ रहे। बड़े किसानों ने तो ले लिया, जमींदारों ने अपने गोदामों में भर लिया, पर छोटे किसान नहीं ले पाए और वो भुखमरी के शिकार हुए, जिसे हम कहते हैं अकाल पड़ गया। इसलिए स्वयं अमर्त्य सेन, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन कहते हैं कि अंग्रेजी काल में पड़ने वाले अकाल प्राकृतिक से कहीं अधिक कृत्रिम थे, जो अंग्रेजी नीतियों का दुष्परिणाम थे। ये कहीं ना कहीं अंग्रेजी नीतियां इसके लिए दोषी थी। अब जब अकाल पड़ा तो जो किसान भूखा है वो जमींदार से अनाज मांगेगा, जमींदार गोदाम में भरे हुए हैं, उनको बाहर निर्यात कर रहे हैं, महंगे मूल्य पर बेच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर क्रोध पैदा होगा, गुस्सा पैदा होगा। परंतु उस गुस्से को बाहर निकालने के लिए कोई योजना नहीं होगी। तो कुछ नेतृत्वकर्ता आएंगे और यही शुरुआत होगी विद्रोह की, किसान विद्रोह। जैसे एक उदाहरण है सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह वास्तव में अकाल के कारण पड़ा, परंतु उसका नेतृत्व साधुओं द्वारा किया गया, इसलिए इसका नाम सन्यासी विद्रोह किया गया, जिन्होंने अकाल पीड़ित किसानों का नेतृत्व किया और साहूकार महाजन व्यापारी जमींदारों के गोदाम में भरे हुए अनाज को किसानों में वितरित करना शुरू कर दिया। तो यह चरित्र कौन उजागर कर रहा है? ये उदारवादी नेता उजागर कर रहे हैं कि वास्तव में सब क्या चल क्या रहा है, किस तरह हमारे धन, हमारे ही कर से कच्चा माल ले जाया जाता है, वहां पर कपड़े बनते हैं और वो कपड़े भारत बिकने आ जाते हैं। तो हम तो दो तरीके से लुट रहे हैं। इस धन के निष्कासन को बताने काम कर रहे हैं दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, आरसी दत्त। धन का निष्कासन, अनौद्योगिकरण, अकाल, भू राजस्व नीतियां, रेलवे का विकास, ग्रामीणीकरण, ऋणग्रस्तता एक बिल्कुल अलग टॉपिक है, जिसको हम बोलते हैं ब्रिटिश भारत का पर आर्थिक प्रभाव। तो समझ में आया कि सबसे बड़ा काम क्या है? अंग्रेजी शोषणवादी चरित्र को उजागर करना। और जब ये चरित्र उजागर हो गया तो जो उदारवादी स्वयं अंग्रेजी न्यायप्रियता में विश्वास करते थे, अंग्रेजों की श्रेष्ठता में विश्वास करते थे, वो भी अब उनसे दूर होने लगे। उन्हें समझ में आने लगा कि वास्तव में किस तरह भारत को खोखला करने का काम कौन कर रहे हैं? अंग्रेज। इसलिए आरसी दत्त ने क्या कहा? ये हमारे सिर पर रिश्ता हुआ फोड़ा है जो कभी खत्म नहीं हो सकता।
इस दास्ता से हम कभी मुक्त नहीं हो सकते। इसका उदारवादियों की उदारवादियों की अगली मांग क्या है या अगली उपलब्धि क्या है, अगला योगदान क्या है? आंदोलन के लिए ठोस आधार। योगदान तो बहुत सारे हैं पर ये बहुत प्रमुख हैं। आंदोलन के लिए ठोस आधार प्रदान किया। हम कई बार बड़े जोश में कह देते हैं कि उदारवादी ने ठीक नहीं किया, पहले उग्रवाद आना चाहिए था, क्रांतिकारी लोग आने चाहिए थे और अंग्रेजों को खाड़ फेंकना था। पर हम जमीनी सच्चाई देखें, वास्तविकता देखें तो अंग्रेज इतने शक्तिशाली थे कि हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। उसके लिए बहुत बड़ी सशस्त्र क्रांति की आवश्यकता थी और 1857 की क्रांति में हम देख चुके थे कि कहीं ना कहीं हमारी क्या कमियां हैं। अगर उदारवाद की जगह उग्रवादी पहले आ गए होते तो अंग्रेजों के लिए छोटी सी संस्था, जिसे पहले अधिवेशन में मात्र 72 लोग थे, कैसे खत्म करना आसान नहीं था। इस संगठन को पूरी तरह बर्बाद कर देना अंग्रेजों के लिए बहुत दुष्कर कार्य था क्या? अंग्रेजों के लिए बहुत आसान था। पर इन उदारवादियों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर, उनके साथ बेहतर संबंध स्थापित कर उनकी न्यायप्रियता, उनकी श्रेष्ठता में विश्वास किया, जिसके कारण उस संगठन को एक आधार मिल गया, एक मजबूत रूप से तैयार हो गया और खड़ा हो गया, जिस मंच पर उग्रवादियों ने बाद में प्रत्यक्ष रूप से विरोध करना शुरू कर दिया। अगर प्रारंभिक रूप में ही प्रत्यक्ष विरोध हो जाता तो शायद कांग्रेस ही नहीं बची रहती। इसलिए हम कहते हैं कि इस आंदोलन के लिए ठोस आधार किसने प्रदान किया? उदारवादियों ने एक प्लेटफॉर्म दे दिया, जिस प्लेटफॉर्म पर उग्रवादी आगे अपनी गतिविधियां संचालित कर पाए और गांधीवाद भी इसी कांग्रेस संगठन को मजबूत कर पाया। इसलिए उदारवाद के बहुत बड़ा हमें धन्यवाद देना चाहिए, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन के सुदृढ़ नींव अपने प्रक्रिया, अपनी कार्य पद्धति के द्वारा डाली। अगला मुद्दा इन्होंने क्या किया? लोगों के लिए स्वतंत्रता, समानता की मांग की और इसे स्थापित करने का काम किया। स्वतंत्रता और समानता। अब अगला मुद्दा आता है कि ये तो प्रमुख योगदान हो गया, सामाजिक समानता की बात कर ले। सीमाएं क्या हैं, इनकी कमियां क्या हैं? हर आंदोलन की कुछ ना कुछ कमी होती है, पर इन कमी के बाद भी सबका अपना एक महत्व होता है। तो इनकी सीमाएं क्या हैं या कमियां क्या हैं? इसी कुछ लोग कह सकते हैं असफलता क्या है, पर असफलता थोड़ा सा और नेगेटिव, इसलिए हम बेटर होगा सीमाएं और उसको कमियां की बात करते हैं। पहला है, जन आंदोलन का रूप नहीं मिल पाया, नहीं मिला। जन आंदोलन का रूप क्यों नहीं मिला? क्योंकि स्वयं उदारवादी जनता की क्षमता पर विश्वास नहीं करते थे और उन्हें अपनी श्रेष्ठता पर विश्वास था। अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग थे, समाज से अपने आप को अलग कर लिया, जेंटलमैन कहलाने लगे। देखिए, अंग्रेजी शिक्षा के कुछ फायदे भी हैं, अंग्रेजी शिक्षा के कुछ दुष्परिणाम भी है। सबसे बड़ा फायदा यह है अंग्रेजी शिक्षा का, इस राष्ट्रीय आंदोलन की बात कर रहा हूं मैं, इस राष्ट्रीय आंदोलन में अंग्रेजी शिक्षा का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसने देश को एक कर दिया। जहां कोई मराठी बोल रहा है, कोई बंगाली, कोई पंजाबी, कोई तमिल, कोई तेलुगु, कोई उड़िया, कोई गुजराती, इन सब के लिए एक कॉमन लैंग्वेज किसने प्रदान की? अंग्रेजी ने। और जब हम एक दूसरे से जुड़े, एक दूसरे से मिले, तो हमने पहचाना, जाना कि हमारे लिए कौन हमें बर्बाद कर रहा है, हमारा शोषण कौन कर रहा है। तो हम सबकी एक ही समस्या थी, अंग्रेज। तो इस अंग्रेजी भाषा ने हमें एक कर दिया। दूसरा, इस अंग्रेजी भाषा ने हमको पश्चिमी जगत से जोड़ा, फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति से जोड़ा। स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुता, इन जैसे मुद्दों को भारत में लेकर आए। और स्वयं हमने अंग्रेजों का अध्ययन किया, बहुत सारे विचारकों को पढ़ा, हमने कांट को पढ़ा, लॉक को पढ़ा, रिकार्डो को पढ़ा। जब ये सारी चीज़ें पढ़ी तो हमको लगा कि किस तरह की व्यवस्था भारत में होनी चाहिए। तो वहीं अंग्रेजी शिक्षा ने हमें क्या प्रदान किया? एक सूत्र में बांधने का काम किया, नए विचारों से अवगत कराया हमको। दूसरा नेगेटिव क्या हो गया इसका अंग्रेजी शिक्षा का? अंग्रेजी शिक्षा पढ़े लिखे लोगों ने अपने आप को समाज से अलग कर लिया और वे स्वयं अपनी संस्कृति का माखौल या मजाक उड़ाने लगे और स्वयं को अपने समाज में श्रेष्ठ मानने लगे। उनके लिए जेंटलमैन शब्द का प्रयोग किया जाने लगा और वो लोग अंग्रेजों की न्यायप्रियता में, अंग्रेजों की श्रेष्ठता में विश्वास करने लगे। और दूसरी तरफ अंग्रेजी शिक्षा से साक्षरता नहीं बढ़ी, निरक्षरता बढ़ी,
क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा लोग पाना ही नहीं चाहते थे। समाज का कुछ ही वर्ग था जो अंग्रेजी शिक्षा पाना चाहता था। तो साक्षरता की जगह निरक्षरता बढ़ी अंग्रेजी शिक्षा से। अब समझ में आ रहा है कि जन आंदोलन का रूप क्यों नहीं मिला? क्योंकि इनकी शिक्षा अंग्रेजी थी, तो वो अंग्रेजी भाषा के साथ साथ अंग्रेजी विचारधारा में ढल चुके थे। क्लियर? दूसरा क्या हुआ कि मजदूरों का समर्थन नहीं मिला। वही जन आंदोलन का रूप है, मजदूरों का समर्थन नहीं मिला इनको। लेकिन मैंने इसको अलग से इसलिए बताया है कि मजदूरों का जब समर्थन नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं इन मजदूरों और किसानों से जब ये जुड़ेंगे नहीं तो देश में समाजवाद और मार्क्सवाद की लहर भी चलेगी। क्योंकि जब मजदूरों को, किसानों को कांग्रेस से सहारा नहीं मिलेगा तो वो किससे जुड़ जाएंगे? साम्यवाद, समाजवाद जैसी विचारधारा से जुड़ जाएंगे और भारत में समाजवाद, साम्यवाद का विकास भी होने लगेगा। धीरे धीरे कांग्रेस के भीतर भी समाजवाद का विकास होगा, जिसे हम अगले चरण में देखेंगे। तीसरा सबसे बड़ी कमजोरी है, ब्रिटिश शासन को हटाने का प्रयास नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हम उनकी कार्य पद्धति, विचारधारा पढ़े अच्छे से आप। विचारधारा में क्या लिखा है? अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास करना, अंग्रेजों की श्रेष्ठता में विश्वास करना, ब्रिटिश शासन को वरदान मानना। तो क्यों विरोध करेंगे उसका? उन्होंने ब्रिटिश शासन के अधीन रहकर ही भारतीयों की प्रगति की बात की, ना कि अंग्रेजों को हटाने की बात की। तो ये है उदारवाद के बारे में। आपकी कोई भी डाउट है, सदैव स्वागत है। आपने कमेंट बॉक्स में अपने डाउट लिख सकते हैं। हम अगले चरण में उग्रवाद, क्रांतिकारी और गांधीवाद पर और विचार करेंगे इस पर। धन्यवाद।